मैं ज्योति सिंगौर। आज हम अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत का पहला पाठ समझेंगे। इस इकाई को शुरू करने से पहले मैं यह चाहती हूँ कि आप अपने आप को एक उत्पादक की तरह सोचें, क्योंकि इस इकाई में हम उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करने वाले हैं। आप उत्पादक बनकर क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, यह समझने में आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यह इकाई आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब तक अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, इस इकाई से संबंधित चीजों का आपको जो ज्ञान है वो हमेशा काम आएगा। आज हम उत्पादन फलन में आगम, निर्गत, उत्पादन लागत तथा अल्पकाल तथा दीर्घकाल समझेंगे। किसी भी वस्तु का उत्पादन कौन करता है? आपको पता है कि उत्पादन जो करता है वो एक उत्पादक करता है। तो जो उत्पादन है वो एक उत्पादक भी कर सकता है या एक फर्म भी कर सकती है। उत्पादन करने के लिए उत्पादक को भूमि, श्रम, कच्चा माल, मशीन एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। ये सभी को हम क्या कहते हैं? उत्पत्ति के साधन। परंतु अर्थशास्त्र में इनको हम क्या कहते हैं? आगत। इसको क्या कहते हैं हम? आगत। यानी एक उत्पादक उत्पादन करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है उसको हम अर्थशास्त्र में आगत कहते हैं। उत्पादक आगतों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, कच्चा माल, मशीन का उपयोग करके निर्गत का उत्पादन करता है। जैसे यहाँ सभी आगत मिलकर काय का निर्माण कर रहे हैं? खिलौने का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार उत्पादन आगत के निर्गत में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि जितने ये आगत हैं, ये सभी मिलके किसमें बदल दे रहे हैं? निर्गत। एक बात यहाँ और समझ में आती है, उत्पादन वो प्रक्रिया है जो आगतों को हमारे उपयोगी वस्तुओं में क्या कर देती है? बदल देती है। यानी आगत किसमें बदल जाता है? निर्गत में। और निर्गत में जो वस्तुएं बनती हैं वो हमारे उपयोग के लिए बनती हैं। या हम कह सकते हैं उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगत को निर्गत में परिवर्तन किया जाता है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। उत्पादन केवल वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि काय का होता है? सेवाओं का भी होता है। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं या नर्स बनती है। इसी प्रकार यदि एक हेयर कट सीखने वाला है तो वो पार्लर जाता है ट्रेनिंग लेने के लिए, और वहां से सीखने के बाद या कटिंग सैलून में सीखता है, और सीखने के बाद वो सबके बाल काटता है, यानी एक तरह से वो सेवाएं देता है। तो जो उत्पादन होता है वो केवल वस्तुओं बस का नहीं होता, बल्कि किसका होता है? सेवाओं का भी होता है। इस प्रकार उत्पादन की जो प्रक्रिया है, ये जो उत्पादन की प्रक्रिया है, ये कौन संपन्न कराता है? या उत्पादक करता है या एक फर्म। ये किसके उपयोग से? आगतों के उपयोग से। आगत कौन कौन सी चीजें कहलाएंगी? श्रम, मशीन, पूंजी, भूमि और कच्चा माल। इसको हम क्या कहते हैं? इनपुट। इनपुट को परिवर्तित करके ये काय में बदल देता है? उत्पादन आउटपुट में। मान लो जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें मिलकर, ये सभी साधन मिलकर किसका उत्पादन कर रहे हैं? टॉफी का उत्पादन कर रहे हैं। यानी अर्थशास्त्र में उत्पादन क्या है? आगत को निर्गत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। एक बात और ध्यान देने की है, यहाँ पे एक बात ये ध्यान देने की है कि किसी उत्पादक द्वारा उत्पाद के जो निर्गत होते हैं, हो सकता है कि ये जो निर्गत है ये किसी और के लिए क्या बन जाए? आगत बन जाए। जैसे ये किसान है, किसान का जो ये भूमि, श्रम, मशीन सबका उपयोग करने के बाद किसका निर्गत कर रहा है? गेहूं का। तो ये किसान के लिए जो निर्गत है वो क्या है? गेहूं है। परंतु
यही गेहूं किसी और के लिए आगत बन जाता है। किसी और के लिए, जैसे यदि कोई बेकरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, उसके लिए जो गेहूं है वो क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा। क्योंकि गेहूं के उपयोग से वो क्या बना देता है, बिस्किट बना देगा, ब्रेड बना देगा। तो इस तरह से ये बेकरी प्रोडक्ट बनाने वाले के लिए गेहूं क्या है, आगत है, जबकि किसान के लिए गेहूं क्या है, निर्गत है। तो एक ही वस्तु किसी के लिए आगत भी हो सकती है और किसी अन्य के लिए वही वस्तु क्या हो सकती है, निर्गत हो सकती है। आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए थे। जैसे कृषक है, वो किसका उपयोग करता है आगत के रूप में, भूमि, श्रम, ट्रैक्टर, बीज, खाद, पानी और श्रम। इनका उपयोग करके वो गेहूं है, चावल है या अन्य उत्पाद करता है, वो कृषक के लिए क्या होता है, निर्गत। इसी प्रकार एक दर्जी है, तो वो किसका उपयोग करता है, मशीन, कपड़ा, सुई, धागा और श्रम। इसका उपयोग करके शर्ट या वो अन्य तरह के कपड़े सिलता है। एक रिक्शा चालक भी क्या करता है, रिक्शा चालक के लिए आगत क्या होगा, रिक्शा होगा और क्या होगा, श्रम होगा। ये दोनों का उपयोग करके वो क्या करता है, गंतव्य तक पहुंचाता है या सेवा करता है। घरेलू सहायक है, मान लो सफाई वाला है, वो अपने श्रम से क्या करता है, सफाई करता है। इस तरह से हमने देखा कि उत्पादन का मतलब होता है बहुत सारे आगतों के कॉम्बिनेशन से निर्गत का उत्पादन करना या निर्माण करना। हम पहले भी अध्याय में देखे थे कि जब भी हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं, क्योंकि वो हमारे अर्थशास्त्र को समझने में आसान बना देता है। जैसे यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि जो उत्पादन है वो कैसा होता है, तात्कालिक होता है, अर्थात आगत को निर्गत में परिवर्तित करने में अधिक समय नहीं लगता। एक चीज और यहाँ पे हम मानते हैं कि जो उत्पादन है और जो पूर्ति है, दोनों शब्द कैसे हैं, समानार्थी हैं। उत्पादक को आगतों को प्राप्त करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन लागत। आपने देखा कि किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, आगत। तो आगत के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ राशि को खर्च करना पड़ता है, पैसे को खर्च करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, लागत। आप भी यदि एक सब्जी की दुकान मान लो लगाने वाले हैं, तो आपको कुछ लागत तो लगानी पड़ेगी ना। आपको आलू है, भटा है, मान लो दुकान लगाने के लिए ठेला खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो अपने आगत के लिए, दुकान के लिए जो राशि लगाते हैं वो क्या कहलाती है, लागत। लागत किसी भी वस्तु के उत्पादन के दौरान उस पर खर्च की गई राशि को ही लागत कहा जाता है। आपने ये शब्द साधारणतः सुना होगा कि मुझे एक फोन की दुकान खोलना है परंतु मेरे पास उतनी लागत नहीं है। इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है, इस सेंटेंस का ये मतलब होता है कि मुझे फोन की दुकान चालू करने के लिए 1 लाख रुपए का सामान खरीदना है मान लो, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। क्योंकि फोन की दुकान शुरू करने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत कंपनियों के फोन खरीदना पड़ेगा, एक कमरा किराए पे लेना पड़ेगा, शोरूम बनाना पड़ेगा, लाइट का कनेक्शन कराना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे मान लो कम से कम कितने खर्च हो रहे हैं, 1 लाख रुपए। तो मतलब जनरली जो बेरोजगार है वो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास फोन की दुकान खोलने के लिए उतनी लागत नहीं है। तो ये लागत का मतलब है कि हम आगत के लिए जो खर्च कर रहे हैं वही क्या कहलाती है, अर्थशास्त्र में लागत। उत्पादन लागत किसे कहेंगे, उत्पादन की प्रक्रिया में जो लागत होती है उसे हम क्या कहेंगे, उत्पादन लागत कहेंगे। वस्तुओं के उत्पादन में विभिन्न साधनों की सेवाओं के बदले में किया गया व्यय उत्पादन लागत कहलाता है। जैसे भूमि पर खर्च, अब फोन की दुकान खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमरा तो चाहिए ना किराए पे। श्रम पर खर्च, आपको दुकान को संभालने के लिए, उसका फर्नीचर बनाने के लिए या दुकान पे काउंटर के लिए आपको यदि कर्मचारी चाहिए तो आपको क्या खर्च करना पड़ेगा, श्रम पर भी खर्च करना पड़ेगा। कच्चे माल पर खर्च का मतलब है आपको फोन अलग अलग कंपनी के खरीदना पड़ेगा या फोन से रिलेटेड आपको बहुत सारे सामान रखना पड़ेगा।
तो फ़ोन का कवर खरीदना पड़ेगा। इस तरह से कहने का मतलब है कि आप ये जितना उत्पादन करने में जो लागत लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगी? आपकी उत्पादन लागत। अच्छा, एक बात और है, उत्पादन लागत उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि उत्पादन बढ़ता जाता है तो लागत भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब आप एप्पल कंपनी के फ़ोन मतलब की दुकान खोलना चाहते हो, तो उस कंपनी के तो 1 लाख का तो एक ही फ़ोन है, तो आपको कितने रुपए खर्च होंगे? 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे या 50 लाख रुपए आपको लागत लगानी पड़ेगी। या इसी तरह से आपको छोटा उद्योग शुरू करना है, छोटे उत्पादन की इकाई शुरू करना है, तो लागत कैसी होगी उसकी? कम होगी। और यदि आप बड़ा उद्योग शुरू करना चाहते हैं, उत्पादन अधिक करना चाहते हैं, तो उत्पादन लागत क्या हो जाएगी उसकी? बढ़ जाएगी। आप यदि उत्पादक हैं, आपने दुकान खोल लिया, तो आपका उद्देश्य क्या होगा? आपका उद्देश्य ये होगा क्या? नहीं। कोई भी यदि उद्योग स्थापित करता है या उत्पादक बनता है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। लेकिन बिजनेस में, व्यापार में ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा लाभ हो। लाभ कब उसको प्राप्त होगा, फर्म को लाभ कब होगा या उद्योगपति को लाभ कब प्राप्त होगा? जब आगम निर्गत से कम हो, यानी जो लागत हो वो कैसी हो? कम हो। मान लो किसी व्यक्ति ने 100 रुपए किसी चीज में लगाया और उसने बेचा कितने का? 130 रुपए का, तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ? 30 रुपए का, क्योंकि उसने लागत कितनी लगाई थी? 100 रुपए, और उसको निर्गत कितना प्राप्त हो रहा है? 130, यानी उसको प्रॉफिट कितना प्राप्त हुआ? 30 रुपए। तो फर्म को लाभ कब मिलेगा? जब आगत कम होगी और निर्गत अधिक होगी। परंतु इसके उल्टा फर्म को कब हानि हो जाएगी? जब आगत अधिक होगा और निर्गत कम होगा। मान लो उस व्यक्ति ने 100 रुपए लागत लगाई, जो आगम पर खर्च किया वो कितना किया? 100 रुपए, और उसको प्राप्त कितने हुए? 80 रुपए। उसकी जो बिक्री हुई है, जो निर्गत प्राप्त हुआ, जो उत्पादन हुआ, वो केवल कितने का हुआ? 80 का। लागत लग गई 100 की और कमाया कितना? 80 रुपए। आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है यहाँ पे कि इसको कितने रुपए की हानि हो गई है? 20 रुपए की। तो कोई भी फर्म हो या उत्पादक हो, उसको लाभ भी हो सकता है और हानि भी। वैसे हर उत्पादक का जो मुख्य उद्देश्य होता है हमेशा वो क्या होता है? लाभ कमाना। अब हम इस पाठ के मुख्य बिंदु की तरफ आ रहे हैं। ये है हमारा उत्पादन फलन। सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। आप बस सीक्वेंस में समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। उत्पादन फलन, फलन का तो मतलब ऐसे ही होता, संबंध बताना। उत्पादन मतलब उत्पादन से संबंधित जो चीजें हैं उनके बीच में संबंध बताना, वो क्या कहलाएगा? उत्पादन फलन। एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। या हम क्या कह सकते हैं? उत्पादन फलन दी गई तकनीक के अंतर्गत आगतों और निर्गतों के बीच, किसके बीच? आगतों और निर्गतों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। किसके बीच के संबंध? आगत और निर्गत के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं? उत्पादन फलन। ये देखिए, आगत क्या है यहाँ पे? श्रम, मशीन, भूमि, पूंजी और कच्चा माल, ये इनपुट। और ये क्या है? आउटपुट, उत्पादन जो हमको मिला। आगत और निर्गत के बीच में जो संबंध है वो क्या कहलाता है? उत्पादन फलन। उत्पादन फलन में क्या होता? आगत किस में परिवर्तित हो जाता है? निर्गत में। इन दोनों के बीच के संबंध को ही हम क्या कहते हैं? उत्पादन फलन। उत्पादन फलन समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं जो अपनी पाठ्यपुस्तक में दिया है। मान लीजिए कृषक 1 हेक्टेयर भूमि का उपयोग 2 टन गेहूं उत्पन्न करने के लिए एक दिन में 2 घंटे काम करता है। एक कृषक है जो कितनी भूमि का उपयोग कर रहा है? 1 हेक्टेयर भूमि का। 2 टन गेहूं उत्पन्न हो रहा है। कितना गेहूं उत्पन्न हो रहा है? 2 टन। और
एक दिन में वो कितना काम करता है? 2 घंटे काम करता है। घंटे काम करता है का मतलब है यहाँ पे क्या हुआ हमारा? श्रम। यानी भूमि ले रहा है वो और श्रम ले रहा है। उत्पादन के लिए 2 कारक का उपयोग कर रहा है, एक तो भूमि और दूसरा श्रम। भूमि और श्रम के बीच के संबंध को हम यहाँ क्या कहेंगे? उत्पादन फलन कहेंगे। यहाँ हमने 2 कारक लिया, Q बराबर K इंटू L। Q क्या है? गेहूं उत्पन्न की मात्रा। K यानी हेक्टेयर में भूमि का क्षेत्रफल और L क्या है? एक दिन में किए गए काम के घंटे। यदि K बढ़ जाएगा तो Q भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या L बढ़ जाएगा तो Q क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये दोनों बढ़ जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी एक कारक बदलेगा तो Q भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जो उत्पादन है वो भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी उत्पत्ति के कारक यदि परिवर्तित होंगे तो उत्पादन की मात्रा भी कैसी हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। उत्पादन फलन को हम और आगे समझें। उत्पादन प्रक्रिया में फर्म जिन आगतों का उपयोग करती है वो क्या कहलाते हैं? उत्पादन के कारक कहलाते हैं। अर्थशास्त्र को समझने को आसान करने के लिए हम केवल 2 कारक ले रहे हैं, श्रम और पूंजी। श्रम और पूंजी, 2 कारक, श्रम और पूंजी। ये दोनों आगत भी हैं या हम इसको क्या कह सकते हैं? उत्पादन के कारक। तो उत्पादन फलन का यदि हम सूत्र देखें तो क्या होगा? ये Q उत्पादन की मात्रा है, F क्या है? इन दोनों के बीच का फलन है। फलन को हम किससे व्यक्त करते हैं? F के द्वारा। L है श्रम और K क्या है? पूंजी। यदि यहाँ पर कारक और बढ़ते जा रहे हैं मान लो, तो ये सबके बीच के संबंध को हम काहे में से व्यक्त करेंगे? F से। F है हमारा उत्पादन का फलन और Q क्या है? हमारा उत्पादन की मात्रा। इस तरह से उत्पादन फलन का सूत्र क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू F। ये किसमें संबंध बताएगा? ये दोनों कारक में, L और K। क्योंकि हमने यहाँ पे कितने कारक लिए हैं? केवल 2 कारक लिए हैं। हमने पाठ्य पुस्तक की तालिका 3.1 का उपयोग किया है समझने के लिए। उत्पादन फलन का एक संख्यात्मक उदाहरण यहाँ दिया गया है। यहाँ बायां कॉलम क्या दिया है? श्रम का दिया है और ऊपर की ये जो पंक्ति दी हुई है ये क्या बता रही है? पूंजी को। जैसे जैसे हम किसी भी पंक्ति के दाईं तरफ जाते हैं तो पूंजी की मात्रा कैसी होती जाती है? बढ़ती जाती है। और हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो श्रम की मात्रा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। दोनों कारक के मान को यदि हम देखें कि किसी भी एक कारक, मान लो हम किसी भी एक कारक को 0 कर देंगे तो उत्पादन होगा ही नहीं। यदि मान लो यहाँ पे दिया है आपको पूंजी 0 है तो क्या यहाँ उत्पादन हो रहा है? नहीं होगा। यहाँ यह 0 है, क्या 0 है? श्रम 0 है और पूंजी 1 है तो उत्पादन कितना होगा? 0 होगा। इसी तरह से यदि पूंजी है, पूंजी को आप 0 करते जाओगे तो आप किसी भी चीज का उत्पादन या कुछ भी निर्गत नहीं होगा। यदि हमने मान लो श्रम की 2 इकाई ली और पूंजी की भी हमने 2 इकाई ली, इन दोनों से हमारा कितना निर्गत हो रहा है? 10। यदि आपने श्रम की 5 इकाई ली और 4 इकाई आपने ले ली पूंजी की तो आपका निर्गत कितना हो रहा है? 56। इस तरह से यदि दोनों में से एक भी 0 है तो उत्पादन नहीं होगा। इन दोनों की कोई ना कोई इकाई का हमको जरूर उपयोग करना पड़ेगा। उदाहरण में उत्पादन के लिए दोनों आगत आवश्यक हैं। यदि कोई भी आगत 0 हो जाता है तो कोई भी उत्पादन नहीं होगा। दोनों सकारात्मक आगतों के साथ निर्गत सकारात्मक होगा। यानी जैसे जैसे श्रम बढ़ता जाएगा तो उत्पादन या निर्गत भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यदि हम इसके उल्टा चलें, यदि हमने मान लो एक पूंजी का उपयोग किया और एक श्रम का उपयोग किया तो निर्गत कितना हो रहा है? 1।
जबकि इसकी तुलना में कितना हो रहा है, जब हम 2-2 का उपयोग कर रहे हैं तो निर्गत कितना हो रहा है 10, और अधिक हम उपयोग कर रहे हैं तो कितना निर्गत निकल रहा है 56। यानी हम अधिक इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं तो निर्गत अधिक हो रहा है। यदि हम कम इकाई का उपयोग कर रहे हैं तो निर्गत भी कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि उत्पादन फलन जो होता है वो 2 तरह से होता है। एक होता है अल्पकाल में और दूसरा होता है दीर्घकाल में। अल्पकाल जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, अल्प मतलब थोड़ा, काल यानी समय। ऐसा उत्पादन जो थोड़े समय के लिए हो उसको हम क्या कहेंगे, अल्पकाल। दीर्घ मतलब बड़ा, काल यानी समय। जब अधिक समय के लिए होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घकाल कहेंगे। तो देखते हैं अल्पकाल क्या होगा। उस समयावधि को कहते हैं जिनमें उत्पादन के कारक में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब अल्पकाल वह समयावधि है, वह समय है जिसमें हम उत्पादन के जितने कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, जितने भी तरह के कारक होते हैं, इसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी सारे साधन कैसे होते हैं, यहाँ पर स्थिर होते हैं। अल्पकाल में सभी साधन कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। इसके विपरीत दीर्घकाल उस समयावधि को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्यों लाया जा सकता है, दीर्घकाल का समय बहुत अधिक है। यदि आप एक उद्योग डाल रहे हैं तो दीर्घकाल में आप जमीन भी खरीद सकते हैं, बड़ी मशीन भी लगा सकते हैं, श्रमिकों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। यानी दीर्घकाल में कोई भी कारक स्थिर नहीं होगा। यदि आप चाहते हो बढ़ाने को तो कारक बढ़ा भी सकते हो, और यदि आप चाहते हो अपने उद्योग को छोटा करना तो दीर्घकाल में अपने इकाई को क्या कर सकते हैं, हम धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। अल्पकाल में परिवर्तन नहीं होगा कारक में, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। एक दिन में आप जमीन नहीं खरीद सकते, एक दिन में नई मशीन नहीं लगा सकते। जबकि दीर्घकाल में क्या होगा, आप अपने हिसाब से कारकों को बढ़ा भी सकते हैं और कारकों को कम भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि अल्पकाल में कैसे कारक होते हैं, स्थिर कारक होते हैं। क्यों होते हैं स्थिर, क्योंकि उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में यह कारक कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। अर्थशास्त्र में इन्हें हम कौन से कारक कहते हैं, स्थिर कारक कहते हैं। इन कारक में कमी या वृद्धि करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। जैसे मशीन है, पूंजी है, उपकरण है, इमारत है। यदि आप ये सभी कारक को यदि बदलना चाहते हैं तो आप इनको अल्पकाल में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसीलिए इन कारकों को हम हमेशा क्या कहते हैं, स्थिर कारक। यदि आपके पास समय अधिक है तो आप ये सभी कारकों में परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु अल्पकाल में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके विपरीत परिवर्तनशील कारक किसे कहेंगे, उत्पत्ति के ऐसे कारक जिनकी मात्रा अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सके, उन्हें हम अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील साधन कहेंगे। ऐसे कारक जिनको हम बदल सकें, कब बदल सकें, अल्पकाल में। समय थोड़ा ही है और हम चाहें बदल दें तो उसको हम क्या कहेंगे, परिवर्तनशील कारक। जैसे श्रमिकों की संख्या, आज मेरे यहाँ 50 मजदूर आ रहे थे, अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो गई, मैं नहीं चाहती कि मेरे खेत में काम करें, तो मैं मजदूरों को आज काम से हटा सकती हूँ। या कच्चा माल, मेरे घर में डेली मान लो 100 किलो गेहूं बिकने के लिए आता है मेरी दुकान पे, लेकिन लॉकडाउन है या दुकानें बंद है, तो मैं आज जो आलू बेचती थी तो उसको मैं क्या कर दूंगी, मना कर दूंगी। ईंधन मतलब बिजली, बिजली भी जितना हम उपयोग करेंगे उतना कर सकते हैं, नहीं तो हम लाइट बंद कर सकते हैं। या जो हमारी इकाई है, उद्योग जो हमारा चल रहा है विद्युत ईंधन से चल रहा है, यदि हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो ईंधन के खर्च भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो 3 साधन हैं इनको हम अल्पकाल में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु ये जो बड़ी लागतें हैं इनको हम अल्पकाल में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो आपको बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रही हूँ, अल्पकाल का समय बहुत कम है, दीर्घकाल मतलब अधिक समय, और हम केवल अल्पकाल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे।
दीर्घकाल के बारे में इस पाठ में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो अल्पकाल में भी दो तरह के कारक होते हैं। अल्पकाल में एक होता है स्थिर कारक और एक क्या होता है, परिवर्तनशील कारक। नाम से समझ में आ रहा है, स्थिर कारक क्या होंगे, स्थिर होंगे, और परिवर्तनशील कारक क्या होंगे, जिनको हम आसानी से परिवर्तित कर सकें। स्थिर कारक उदाहरण से देख के समझ लीजिए आप। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन, अल्पकाल में हम मशीनों को नहीं बदल सकते, पूंजी तुरंत हम कहीं से नहीं ला सकते, उपकरण नहीं ला सकते, तुरंत हम इमारत नहीं ला सकते। इस तरह से ये कारक जो होंगे ये क्या होंगे, स्थिर कारक होंगे। जबकि श्रमिकों की संख्या, कच्चा माल और ईंधन को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बहुत इत्मीनान से पुस्तक खोल के समझिए, क्योंकि जो आपकी पाठ्य पुस्तक की एक एक लाइन है, इसको ही मैंने वीडियो के रूप में परिवर्तित किया है, ताकि आपको पुस्तक पढ़ने में बिल्कुल असुविधा ना हो। मैं पुस्तक से हट के मैंने कोई नई बात नहीं बोली, जो आपकी पुस्तक है उसको ही अलग रूप देके एक वीडियो के रूप में परिवर्तित किया है, जिससे आपको पढ़ने में भी मजा आए और समझने में भी मजा आए। धन्यवाद।